बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नेक्स्ट इज अबाउट वाटर सॉल्युबल विटामिन। कल हमने फैट सॉल्युबल विटामिन डिस्कस किए थे, आज हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके, वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बी कम्प्लेक्सेस से, ठीक है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और बी कम्प्लेक्सेस आते हैं। तो बी कम्प्लेक्सेस में द फर्स्ट विटामिन इज विटामिन बी वन। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन इज आल्सो नोन एज थायमीन। इसका दूसरा नाम क्या है? थायमीन है, ठीक है। तो लेके इट इज आल्सो known as thiamine। एक होते THYMINE, वो नाइट्रोजिनस बेस है। थायमीन, एडेनिन, ये नाम सुने कि नहीं? एडेनिन, गुआनिन, वो डीएनए के अंदर होता है, लेकिन दिस इज थायमीन, ठीक है। तो थायमीन दैट इज अनदर नेम ऑफ विटामिन बी वन। इसका एक्टिव फॉर्म एमसीक्यूज में आता है कि इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है। चले गए, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन बी वन इज थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। ये विटामिन बी वन की एक्टिव फॉर्म है। अगर हम इसकी फंक्शन पढ़ेंगे कि विटामिन बी वन बॉडी के लिए करता क्या है, तो वो जो जितने भी फंक्शन हम पढ़ेंगे दैट इज विल बी डू बाय थायमीन पायरोफॉस्फेट, क्योंकि ये विटामिन बी वन का एक्टिवेटेड फॉर्म है। इसके बाद लिखे सोर्सेज के थायमीन किसके अंदर ज़्यादा होता है। नंबर वन इज अनपॉलिश्ड राइस। ये किसके अंदर होता है? अनपॉलिश्ड राइस के अंदर। तो अनपॉलिश्ड राइस ये थायमीन का रिचेस्ट सोर्स है, ठीक है। अनपॉलिश्ड राइस, इट कंटेन 90% विटामिन बी वन। फिर नेक्स्ट लिखे ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसके अंदर भी थायमीन होता है। और एक लेके बीफ, मतलब मीट या बीफ के अंदर भी थायमीन होता है, ठीक है। थायमीन एक ऐसा विटामिन है जो वेजिटेबल मतलब प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज दोनों के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसका जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है वो अनपॉलिश्ड राइस होती है, ठीक है। इसका फंक्शन लेके कि थायमीन का काम क्या है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ थायमीन। जी ठीक है, वही है। अब आते हैं फंक्शन की तरफ कि थायमीन का काम क्या है। एक्चुअली जो थायमीन विटामिन है ये बॉडी के अंदर एटीपी जनरेट करने में हेल्प करती है। एटीपी का मतलब क्या है? एनर्जी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो सबसे पहले के इट हेल्प इन एटीपी प्रोडक्शन, इट हेल्प इन एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। और एवरीबॉडी नो द रिच पैकेट एनर्जी दैट इज कॉल्ड ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और नेक्स्ट लिखे इट एक्ट इज कोएंजाइम। ये नाम सुना है कि नहीं? इट एक्ट इज या कोफैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम्स, ठीक है, फॉर सेवरल एंजाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। हमने आगे कुछ एंजाइम्स पढ़ने हैं, वो एंजाइम्स तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उसको हेल्प पर क्या चीज़ ना मिले, बी वन ना मिले। और अगर एक एंजाइम किसी विटामिन की मदद से काम करता है तो उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफैक्टर। आप लोग ये वर्ड इस तरह भी लिख सकते हैं कि विटामिन बी वन एक्ट एज अ हेल्पर फॉर सेवरल एंजाइम एक्टिविटी। तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर जिसको हेल्पर या कोफैक्टर की जरूरत होती है। तो अब लेके उन एंजाइम्स के नेम कि वो कौन कौन से एंजाइम है जिसको काम करने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन बी वन चाहिए। उस एंजाइम में सबसे पहला लेके फर्स्ट एंजाइम जिसमें आता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये आप लोगों ने बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारेट ये हम पढ़ेंगे भी कि इन एंजाइम्स के काम क्या है। लेकिन जब बाद में हम डिफरेंट टॉपिक के अंदर अल्फा कीटोग्लूटारेट की बात करेंगे
तो इस एंजाइम को काम करने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होगा? विटामिन B1। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें आते पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट इज पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। इसको भी काम करने के लिए विटामिन B1 चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसकीटोलेज। एक क्या होता है? ट्रांसकीटोलेज। ठीक है, ट्रांसकीटोलेज। एक्चुअली ये सारे जो एंजाइम्स हैं, एक्चुअली ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये सारे के सारे ये तीनों एंजाइम ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको जनरेट करने में हेल्प करते हैं? एटीपी। ये हम पढ़ेंगे बाद में, हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, क्रिप्स साइकिल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी पढ़ेंगे। ये नाम सुने कि नहीं? उनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होंगे और ये एंजाइम सारे के सारे आगे आएंगे। लेकिन जब तक ये एंजाइम एक साइकिल के अंदर काम नहीं करेंगे तब तक एटीपी जनरेट नहीं होगी। और इन एंजाइम को काम करने के लिए विटामिन B1 चाहिए। इसलिए दिस विटामिन एक्ट एज अ हेल्पर या को-फैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम टू जनरेट व्हाट? आंसर इज एटीपी। तो वो कितने एंजाइम हैं? 3 एंजाइम हैं। देखिए, अगर मैं आप लोग को यहाँ पे एक सिंपल मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाहर से ग्लूकोज लेंगे, क्या चीज लेंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड। ये कितने कार्बन से बना है? 6 कार्बन। हम कहते हैं C6H12 एंड O6। तो 6C6 का मतलब ये कितने कार्बन से बने? 6 कार्बन। इस ग्लूकोज को अगर बॉडी के अंदर हम मल्टीपल स्टेप्स के जरिए तोड़े तो ग्लूकोज की तोड़ फोड़ से एट द एंड एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होगी विच इज कॉल्ड पायरुविक एसिड। इसको क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड। जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। कितने कार्बन? 3। इसका मतलब हमने कितने कार्बन को तोड़ा है? 6। और कितने कार्बन बनाए? 3। तो इसका एक मॉलिक्यूल बनना चाहिए कि 2? इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो 3 2s are 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम तोड़ते हैं तो उससे 2 मॉलिक्यूल अब क्या बनाते हैं? पायरुविक एसिड। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। हम पढ़ेंगे, सिर्फ आप लोग को ओवरव्यू बता रहा हूँ। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, अब जब पायरुविक एसिड बन जाए, इस पायरुविक एसिड से याद रखें हमने आगे एक और सब्सटेंस बनानी है विच इज एसिटाइल CoA। इसका नाम क्या है? एसिटाइल CoA। ये नाम सुना है कि नहीं? दैट इज एसिटाइल CoA। एंड दिस एसिटाइल CoA इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। ये कितने कार्बन से बना है? 2। इसका मतलब कि 3 को हम कम करके किस पे लाएंगे? 2 पे। जिससे हमने एक कार्बन को क्या करना है? रिमूव करना है। और इस कार्बन को रिमूव करना ये एक एंजाइम का काम है which is called pyruvate dehydrogenase। उसका नाम क्या है? pyruvate dehydrogenase। So this pyruvate dehydrogenase convert pyruvic acid into acetyl CoA। और ये acetyl CoA जब बन जाती है तो फिर ये जाकर एक साइकिल के अंदर हिस्सा लेगा which is known as Krebs cycle। इसको हम फिर क्या कहेंगे? Krebs cycle। और Krebs cycle से बाद आगे जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये हम पढ़ेंगे। लेकिन अब आप लोग को ये समझाना चाह रहा हूँ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट होना? पायरुविक। ये ग्लाइकोलिसिस है। फिर एसिटाइल CoA का आगे जाना क्या है? क्रेब्स साइकिल है। अब क्रेब्स साइकिल तब चलेगा जब पायरुविक एसिड से क्या बने? एसिटाइल CoA। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस खत्म हुई है, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। तो ये जो कन्वर्जन वाला स्टेप है इट इज कॉल्ड लिंकर स्टेप। इसका नाम क्या होता है? लिंकर स्टेप। ये एक लिंकर स्टेप है किसके दरमियान? ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। और इस लिंकर स्टेप को मेंटेन करना किसका काम है? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। और ये पायरुविक एसिड को इस एसिटाइल CoA में तब कन्वर्ट करेगा जब उसको क्या चीज मिले? विटामिन B1 मिले। बात समझ गए कि नहीं? अब अगर हम इस साइकिल को रन ना करें तो आया हम एटीपी बाद में जनरेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो मतलब वी विल डिप्राइव्ड ऑफ एटीपी। तो कहने का मतलब ये है, आप लोगों से लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बुक वगैरह में नहीं है। अगर आप लोग लेपिन कार्ड भी खोले इस तरह ये नहीं लिखा है। कोई बंदा पूछे हाउ विटामिन B1 हेल्प इन एटीपी प्रोडक्शन, द रीजन इज कि विटामिन B1 इज अ को-फैक्टर या हेल्पर फॉर सेवरल एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम्स व्हेन डू एक्टिविटी इट विल जनरेट एटीपी। तो इसका मतलब ये एंजाइम तब काम करेंगे जब उसको विटामिन B1 मिल जाए। बात समझ गए क्या नहीं? ये पॉइंट याद रखे, लेकिन आगे इसको हमने मजीद फिर डिस्कस करना है।
अब लेके इसकी डेफिशिएंसी लेके, इसका मेन काम, विटामिन बी वन का मेन काम एटीपी की प्रोडक्शन है और डिफरेंट एंजाइम को काम करने के लिए एज अ हेल्पर काम करना है, ठीक है। अब लेके डेफिशिएंसी, इसकी अगर डेफिशिएंसी आ जाए तो देखिए दो कंडीशन याद रखें। इसकी डेफिशिएंसी या तो आ सकती है अगर हम डाइट में इसकी इंटेक क्या करें, कम करें, टू डिक्रीज इंटेक इन द डाइट, ऐसा है कि नहीं। अगर हम डाइट में विटामिन बी वन कम ले लें तो उसकी डेफिशिएंसी बॉडी में आ सकती है। लेकिन ये पॉइंट आप लोगों ने प्लीज याद रखना है कि अगर डाइट की डेफिशिएंसी आ जाए, डाइट के अंदर हम विटामिन बी क्या ले लें, कम ले लें, उससे जो डिजीज आती है बॉडी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड बेरी बेरी। इसको क्या कहते हैं, बेरी बेरी। ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है। तो बेरी बेरी इज अ विटामिन बी वन डेफिशिएंसी इन दोज पीपल हु टेक लेस विटामिन बी वन इन द डाइट। तो डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन कैन कॉज व्हाट, आंसर इज बेरी बेरी, ठीक है। अब बेरी बेरी को अगर हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दे तो बेरी बेरी को हम डिवाइड करते हैं दो कंडीशन में, कितने, दो। फर्स्ट इज कॉल्ड वेट बेरी बेरी एंड ड्राई बेरी बेरी, ठीक है, ये नाम याद रखें, वेट बेरी बेरी एंड ऑफ ड्राई बेरी बेरी। अब जो वेट बेरी बेरी है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, इन दिस बेरी बेरी द प्रीडोमिनेंट ऑर्गन इन्वॉल्व दैट इज हार्ट। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, हार्ट इन्वॉल्व होता है। इसमें लेके प्रीडोमिनेंटली हार्ट इज इन्वॉल्व, इसमें हार्ट इन्वॉल्व होता है प्रीडोमिनेंटली। किस बेरी बेरी में, हाँ जी, वेट बेरी बेरी में। और इसमें जब हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो हार्ट के अंदर एक डिजीज कराती है विच इज कॉल्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये एमसीक्यूज आते हैं हर साल कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन बी वन। और विटामिन बी वन के अंदर किस कंडीशन में, वेट बेरी बेरी में। इसमें लेके इट लीड टू हाँ जी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसका मतलब ये है, अब आजकल हम सीरियस पढ़ रहे हैं तो हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इंशाल्लाह कल परसों में पढ़ेंगे। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वो कंडीशन है जिसमें हार्ट के वेंट्रिकल इतने डायलेट हो जाए कि वो दोबारा कंट्रैक्ट ना करे। तो अगर हम देखें वेंट्रिकल की जो रिलैक्सेशन होती है उसका एक लिमिट है, अगर इसको हम बियॉन्ड द लिमिट डायलेट करें तो वो दोबारा कंट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको हम कहेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इस बंदे के अगर हम एक्सरे करें तो उसके जो वेंट्रिकल है वो हमें बड़े नजर आएंगे या छोटे, बड़े नजर आएंगे, डायलेटेड नजर आएंगे। इसको कहते हैं बेलूनिंग ऑफ द हार्ट। इसको क्या कहते हैं, बेलूनिंग। जिस तरह हम बेलून के अंदर, उबारे के अंदर हवा भरते हैं तो उसकी साइज बढ़ जाती है, इसी तरह जब वेंट्रिकल के चेम्बर रिलैक्स हो जाए तो उसमें ब्लड ज्यादा आएगा लेकिन वो ब्लड बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि वो क्या नहीं करेगा, कंट्रैक्शन नहीं करेगा। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कैन लीड टू हार्ट फेलियर। ये क्या करा सकता है, हार्ट फेलियर। और चेस्ट एक्सरे के अंदर देयर विल बी डायलेटेड चेम्बर्स ऑफ द हार्ट व्हिच इज कॉल्ड बेलूनिंग ऑफ द हार्ट। इसको क्या कहेंगे, बेलूनिंग ऑफ द हार्ट। इसमें लेके प्रीडोमिनेंटली जो ड्राई बेरी बेरी है इसमें क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट प्रॉक्सिमल मसल। ये किसको अफेक्ट करती है, प्रॉक्सिमल मसल। प्रॉक्सिमल मसल से मुराद मसल ऑफ द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब है, ठीक है, लीडिंग टू सिमेट्रिक मसल वीकनेस। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक मसल वीकनेस। इसका मतलब ये है कि ड्राई बेरी बेरी के अंदर मसल टारगेट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि अगर एक पेशेंट कहता है कि मुझे लेफ्ट थाई के अंदर मसल वीकनेस है, उसी पेशेंट में राइट थाई में भी वीकनेस होती है। सिमेट्रिक का मतलब कि मस्कुलर वीकनेस शुड बी ऑन दी बोथ साइड इक्वली। क्लियर है कि नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मसल वीकनेस। और इन लोगों को अगर वीकनेस होगी तो इजी फटीगेबिलिटी, ये लोग आसानी से थक जाते हैं एंड दे कैन नॉट एबल टू देयर डेली एक्टिविटी। वो आम जो डेली एक्टिविटी है वो नहीं कर सकेंगे। तो बस आप लोगों से इतना, ये बुक में ये भी नहीं लिखा है, मतलब आप लोगों को सिर्फ इतना आना चाहिए कि बेरी बेरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन व्हिच इज कॉल्ड ऑफ थायमीन। अगर विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी डाइट की वजह से हो जाए तो वो बेरी बेरी कराती है। और इसकी वजह से एक वेट बेरी बेरी है, एक ऑफ ड्राई। ड्राई बेरी बेरी में मसल अफेक्ट होते हैं, वेट बेरी बेरी के अंदर हार्ट अफेक्ट होता है। और हार्ट के अंदर अगर एक डिजीज वो पूछा जाए तो आंसर इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। क्लियर है। फिर इसके बाद लेके सेकंड नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर है, सेकंड लेके क्रोनिक अल्कोहलिज्म। जो लोग क्रोनिक अल्कोहलिक होते हैं उसमें भी विटामिन बी वन की क्या जाती है, डेफिशिएंसी। तो लेके द नेक्स्ट काज ऑफ डेफिशिएंसी विटामिन बी वन
इज व्हाट? क्रोनिक अल्कोहलिज्म। ठीक है, तो क्रोनिक अल्कोहलिज्म इज अगेन द लीडिंग काज ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी। अल्कोहल जो लोग लेते हैं, अल्कोहल प्रिवेंट दी अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1, क्योंकि जो विटामिन B1 हम लेते हैं उसको अब्जॉर्ब होना पड़ेगा इंटेस्टाइन से। जो अल्कोहल होता है वो विटामिन B1 की अब्जॉर्प्शन को रोकता है। अगर विटामिन B1 अब्जॉर्ब ना हो जाए तो वो ब्लड में नहीं जाएगी, तो ब्लड के अंदर विटामिन B1 की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। If someone asks you why alcohol can cause deficiency, it inhibits absorption of vitamin B1। ठीक है, लेकिन अगर अल्कोहल की वजह से किस विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाए? B1, उसकी वजह से जो कंडीशन होता है उसका नाम है वर्निकी कोर्टिकोफ एन्सेफेलोपैथी। एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, वर्निकी कोर्टिकोफ एन्सेफेलोपैथी। तो देखिए बेरी और वर्निकी कोर्टिकोफ एन्सेफेलोपैथी दोनों विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, लेकिन एक डाइटरी इंटेक कमी की वजह से और एक अल्कोहल की वजह से है। अल्कोहल की वजह से अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी आ जाए, द प्रीडोमिनेंट एरिया टू बी अफेक्टेड इज ब्रेन। वो क्या होता है? ब्रेन। इसलिए द कंडीशन इज एन्सेफेलोपैथी। एन्सेफेलॉन किसको कहते हैं? ब्रेन को कहते हैं, इसलिए इसमें ब्रेन अफेक्ट होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखें, इन पेशेंट में होता क्या है? नंबर 1, ग्लोबल कंफ्यूजन। ये लोग किसके शिकार हो जाते हैं? ग्लोबल कंफ्यूजन। इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं, मतलब रिगार्डिंग टाइम, पर्सन एंड प्लेस। इसको अगर आप कोई चीज पूछेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज दीज पीपल आर मेंटली एंड ग्लोबली कंफ्यूज। ये कंफ्यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मोप्लेजिया। इन लोगों में क्या होता है? ऑप्थेल्मोप्लेजिया। इन लोगों में ऑप्थेल्मोप्लेजिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑप्थेल्मो मीन आई, प्लेजिया मीन वीकनेस। जो ऑक्यूलर मसल है वो क्या हो जाती है? वीक, और उसकी वजह से बंदा प्रॉपरली ना आंख बंद कर सकेगा ना ओपन कर सकेगा। लेकिन स्पेशली इसके अंदर देखिए, अगर हम आंख को ओपन करेंगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी हम अप मूवमेंट करते हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं? लेकिन आंख बंद करना डाउनवर्ड है, तो उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए। तो इन लोगों में ऑप्थेल्मोप्लेजिया के अंदर जो ज्यादा इशू होता है, आंख खोलने का मसला होता है, तो दीज पीपल डेवलप टोसिस। इन लोगों में क्या होता है? टोसिस, दैट इज इनएबिलिटी टू ओपन द आई। इसमें पी साइलेंट है, दैट इज कॉल्ड टोसिस। क्लियर है? नेक्स्ट है, अनदर इज इन पेशेंट्स के अंदर ऑप्थेल्मोप्लेजिया के साथ साथ द नेक्स्ट कंडीशन इज एटेक्सिया। तो क्या होता है? एटेक्सिया। व्हाट इज एटेक्सिया? एटेक्सिया मीन इम्बैलेंस एंड अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। पेशेंट की जो मूवमेंट है वो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, इम्बैलेंस हो जाती है। कभी पेशेंट जब जाते हैं उसकी जो गेट है या चलने की जो एक तरीका है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इनकोऑर्डिनेटेड या इम्बैलेंस मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज एटेक्सिया। इसको हम कहते हैं गेट एबनॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं? गेट एबनॉर्मेलिटी, क्योंकि द वे द पेशेंट वॉक इज नोन एज गेट। मतलब इंसान जिस तरीके से चलता है, द पेशेंट वे ऑफ वॉकिंग इज नोन एज गेट। तो इस बंदे को गेट एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। तो उसकी जो मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड है कि अनकोऑर्डिनेटेड? अनकोऑर्डिनेटेड है। साथ में नेक्स्ट इज मेमोरी लॉस। पेशेंट में क्या हो जाती है? मेमोरी लॉस, क्योंकि विटामिन B1 आल्सो मेंटेन हाइपोकैम्पस एरिया। जो हाइपोकैम्पस एरिया है उसकी मेंटेनेंस के अंदर विटामिन B1 का रोल होता है। लेकिन जब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी आती है तो ब्रेन की जो मेमोरी कंट्रोलिंग एरिया है वो डैमेज हो जाती है, हाइपोकैम्पस। जब हाइपोकैम्पस डैमेज होगा तो देयर विल बी मेमोरी लॉस। द पर्सन विल नॉट एबल टू रिकॉल द रीसेंट थिंग्स। मतलब उसको सुबह आप कुछ कहेंगे शाम को भूल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड मेमोरी लॉस। एंड द पेशेंट इवेंचुअली डेवलप साइकोसिस। वो क्या डेवलप होगा? साइकोसिस। तो साइकोसिस के अंदर हेलुसिनेशन भी आ सकती है, साइकोसिस के अंदर इल्यूजन भी आ सकती है और डिल्यूजन भी आ सकती है। लेकिन ये साइकेट्री का टॉपिक है। देखिए हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि हाँ जी, हेलुसिनेशन का मतलब परसेप्शन या मिसपरसेप्शन या परसेप्शन ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट स्टिमुलाई। मतलब ये लोग कहते हैं कि यार मेरे सामने अभी 3 लोग खड़े हुए हैं और वहाँ पे कोई नहीं होगा, लेकिन इन लोग की बिलीफ होती है कि वहाँ पे लोग हैं, लेकिन रियल में वहाँ पे कुछ नहीं होता है। इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। ये साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं। ये लोग फिर सोच के स्ट्रेस लेके ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। किसके शिकार? डिप्रेशन। तो अगर विटामिन B1 डेफिशिएंसी किसी भी पेशेंट में किस वजह से हो जाए? क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से, उससे ये 5 चीजें आती है और इन 5 चीजों को कंबाइंडली
वर्निकी कॉर्टिकॉफ एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। जब इनिशियली अल्कोहल की वजह से विटामिन B1 की डिफिशिएंसी हुई थी तो बंदे पे कितने सब चीजें थी? 3। ये जो 3 बातें हैं ये फॉर द फर्स्ट टाइम जिस डॉक्टर ने मालूम की थी उसका नाम था वर्निकी। उसका नाम क्या था? वर्निकी। लेकिन इस बाद में इस पेशेंट में 2 कॉम्प्लिकेशन और आ गए, मेमोरी लॉस एंड साइकोसिस, जो मालूम किया था किसने? कॉर्टिकॉफ। तो दीज आर द 2 फ्रेंड्स जिसने ये चीजें मालूम की थी, इसलिए इसको लोग वर्निकी कॉर्टिकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये बंदों के नाम है, ठीक है ना, ये बंदों के नाम है। इन लोगों ने ये कंडीशन मालूम की थी, इसलिए आज तक इसको हम वर्निकी कॉर्टिकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। चाहे वेरी वेरी एग्जाम में आ जाए, चाहे वर्निकी कॉर्टिकॉफ आ जाए, दोनों किस विटामिन की डिफिशिएंसी है? आंसर इज विटामिन B1। आखिर में एक एमसीक्यू देखे शाबाश, एमसीक्यू क्वेश्चन 8 करें। Which of the following infusion increase or aggravate the symptoms of vitamin B1 deficiency? Option A, mannose. Option B, glucose. Option C, galactose. Option D, fructose। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि इनमें से कौन सी चीज है अगर हम पेशेंट को इन्फ्यूज करें तो उससे विटामिन B1 की डिफिशिएंसी मजीद क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो जो आप लोगों के ख्याल में जो कहते हैं मेनोज, ठीक है, जो कहते हैं कि दिस फॉर एग्जांपल दिस वन ए, मेनोज वाले कौन है? एनीवन हु थिंक दैट इफ वी गिव मेनोज एंड दीज ऑल आर कार्बोहाइड्रेट, ये सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो जो लोग कहते हैं कि अगर हम मेनोज देंगे तो पेशेंट की जो सिम्टम सिविरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जो कहते हैं ये वाले, रेज योर हैंड। खबर हाँ हमजा, आपने कुछ तो कहना है, क्लियर है कि नहीं? सिर्फ सोना नहीं है, कुछ कहना भी है, ठीक है? हाँ जी, हाँ उस्मान बताएगा। उस्मान हाँ, इस्लाम, ये इतना आसान क्वेश्चन है, अगर मैं अभी आपको बताऊंगा आप लोग कहोगे यार ये तो हमें भी आता है। थोड़ा सोचे, 1 मिनट टाइम ले। हाँ तुक्का ही लगा है। ए, ओके, हाँ हाँ क्या? ओके, जो कहते हैं फ्रुक्टोज, डी, फ्रुक्टोज बी। ओके, जो कहते हैं बी, जो कहते हैं ये वाला, मतलब बी, ये आंसर है। 4 5 बंद, 1 2 3 4 5 6 7 8 बस 9 10। हाँ सी, ओके, जो कहते हैं कि ये वाला आंसर है, तो कोई ऐसा बंदा इसका आंसर ले ले। हाँ जी, एनीवन? सी, हाँ आप बताए। बी, हैदर, ऑप्शन क्या आ सकता है इसमें? इसका आंसर बी है। क्लियर है? आंसर इज बी, ठीक है ना? आंसर इज ऑलवेज। अब वजह क्या है? अगर एक बंदा है उसको विटामिन B1 की क्या है? डेफिशिएंसी है, तो कितने एंजाइम हमने पढ़े थे? 3। तो वो काम कर सकेंगे? नहीं करेंगे। फिर सुन ले, अब यहाँ से गेट करोगे तो समझ आएगी। अगर हम विटामिन B1 डेफिशिएंसी पेशेंट को बाहर से क्या देते रहे? ग्लूकोज, तो उसकी ब्रेक डाउन तो होगी ना। अब जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड। किसमें? पायरुविक। लेकिन उस पायरुविक एसिड को आगे कन्वर्ट करना एसिटाइल CoA में, और वहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम चाहिए। लेकिन वो काम तब करेगा जब विटामिन B1 हो, क्योंकि वो तो कोफैक्टर है। लेकिन इस पेशेंट में विटामिन B1 की क्या है? डेफिशिएंसी, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काम करेगा। तो जितना आप ग्लूकोज देंगे उतना उस पेशेंट में क्या बनेंगे? पायरुविक एसिड, और एसिड
कैन लीड टू डिक्रीज पीएच विच लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस, और एसिडिक एनवायरनमेंट में इंसान की जो बॉडी है वो काम नहीं करती, तो सिम्टम बढ़ेंगे कि कम होंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो लोग विटामिन B1 डेफिशिएंट होते हैं उसको हम बाहर से किस चीज़ की इन्फ्यूजन नहीं करेंगे, ग्लूकोज की नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद लिखे विटामिन B2। विटामिन B2 लेकिन इट इज आल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन, इसको क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये इसका सेकंड नेम है। इट्स कंपोनेंट इज FMN एंड FAD, ये नाम सुने हैं। इसका मतलब है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और इसका मतलब है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये जो FMN है और FAD है ये राइबोफ्लेविन के कंपोनेंट्स होते हैं, और ये भी को एंजाइम या को फैक्टर जैसे काम करते हैं, दूसरे एंजाइम को काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो FMN एंड FAD which passes through, अब देखिए passes through electron transport chain, electron transport chain will yield या produce 1.5 ATP। जो FAD है याद रखें, जो FAD है ये विटामिन B2 का एक हिस्सा होता है, लेकिन जो FAD है अगर ये करेक्ट साइकिल के बाद कहाँ पे चला जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाए, तो ये हमें बॉडी को कितना ATP देगा, 1.5। यार इसकी मिसाल जो है ना, मैं आप लोगों को एक आसान वर्ड में समझाने जा रहा हूँ। ये जो FAD है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये वो करेंसी है जिसपे हमें डायरेक्ट कोई चीज कोई नहीं देता। ये डॉलर है फॉर एग्जांपल, ये क्या है, डॉलर है। ये जब सिटी से निकलेगा तो बैंक जाएगा, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जाएगा और बैंक में ये करेंसी चेंज करके उसको रुपया में कन्वर्ट करेगा। अब ये तो एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ATP कितना दे रहे, 1.5 दे रहे। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि FAD मॉलिक्यूल अगर करेक्ट साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाए तो हमें बॉडी को कितना ATP दे सकता है, 1.5। और ये जो FAD है ये किस विटामिन का हिस्सा होता है, विटामिन B2। तो कहने का मतलब कि विटामिन B2 भी ATP जनरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अब इसके फंक्शन देखें, ये हम पढ़ेंगे FAD वगैरह, ये आगे तो अब डिटेल से पढ़ेंगे जब हम फिर साइकिल्स पढ़ेंगे। फंक्शन नंबर 1, कोफैक्टर जो विटामिन B2 है, कोफैक्टर फॉर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, फर्स्ट पॉइंट। अब देखें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इससे पहले हमने पढ़ा था कि नहीं कि पायरुविक एसिड को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको काम करने के लिए एक से ज्यादा विटामिन चाहिए, उनमें से एक था विटामिन B1 और उसके साथ क्या होगा, विटामिन B2। एक पॉइंट ये। नेक्स्ट देखें मेंटेन द टेक्सचर ऑफ कोर्निया, ये कोर्निया की टेक्सचर को मेंटेन करती है। या जो आइस का पार्ट है कोर्निया, सेंसिटिव पार्ट, उसकी जो शेप है उसको मेंटेन करना भी किसका काम है, विटामिन B2। तो एक्चुअली विटामिन B2 ये दो काम करते हैं। एक तो विटामिन B2 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए एज अ कोफैक्टर काम करता है, हेल्पर काम करता है। और अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को विटामिन B2 भी मिले तो फिर वो आसानी से पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा, एसिटाइल को ए, और वो क्रेब्स साइकिल के बाद किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वहां से हमें क्या मिलेगी, ATP मिलेगी। क्लियर है? तो ATP जनरेशन में रोल है कि नहीं, और वो 1.5 ATP देगी, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कोर्निया की जो टेक्सचर है, शेप है, उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है। अब लेके डेफिशिएंसी, अगर विटामिन B2 इसकी डेफिशिएंसी आ जाए तो व्हाट द पेशेंट विल डेवलप। नंबर 1, if vitamin B2 is deficient in the body, the patient develop chelosis। पेशेंट में क्या होगा, chelosis। व्हाट इज chelosis? chelosis का मतलब ड्राइनेस एट द लेवल ऑफ लिप्स, जो लिप्स है इसकी ड्राइनेस हो जाएगी। इसको हम एंगुलर स्टोमाटाइटिस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस।
एंगुलर स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस का मतलब यह है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, ये जो माउथ है, माउथ की इन्फ्लेमेशन, जो एंगल ऑफ द माउथ, जो अपर लिप लोअर लिप मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ माउथ। इस एरिया पे इन्फ्लेमेशन होती है और ड्राइनेस हो जाती है, इसको हम कीलोसिस कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लेके कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन, ये क्या करा सकती है, कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन। ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, वेरी गुड, इसका मतलब ये है कि हमारे आंखों में जो कॉर्निया है, इट इज ए वस्कुलर स्ट्रक्चर। ये क्या है, ए वस्कुलर। कॉर्निया के अंदर अपने वेसलो नहीं है, इसको ब्लड मिलती है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं डिफ्यूजन के जरिए। इसके सामने जो अदर स्ट्रक्चर है, लाइक आयरस है, लाइक इसके साथ स्क्लेरा है, तो वहां से वेसल के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए किसको ब्लड मिलती है, कॉर्निया। लेकिन कॉर्निया के अंदर अपने प्राइमरी ब्लड वेसलो नहीं है। दो चीजें याद रखिए, आई के अंदर, आंख में, इसके अपने ब्लड वेसल नहीं होते। उनमें से क्या है, कॉर्निया, अनदर इज लेंस। एक क्या होता है, लेंस होता है। अगर हम आई की एग्जाम करें, पेशेंट को देखें और उसकी कॉर्निया के ऊपर हमें छोटे छोटे क्या नजर आ जाए, वेसल, तो नॉर्मल है कि नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन। अब विटामिन बी2 का काम कॉर्निया की टेक्सचर को मेंटेन करना है ताकि ये क्या रहे, ए वस्कुलर रहे। लेकिन अगर ये कम हो जाए तो फिर कॉर्निया की टेक्सचर तो खराब हो जाएगी, तो उसमें फिर वस्कुलर मीन छोटे छोटे वेसल लाइक स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन। जहां पहले के अपीयरेंस ऑफ स्मॉल वेसल ओवर द कॉर्निया, दैट इज नोन एज कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन। तो एक्चुअली ये विटामिन क्या है, बी2 है, तो बी2 है, तो इसके लिए 2 C's याद रखें। फर्स्ट C इज चीलोसिस, अनदर C इज कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन। ये मतलब इस विटामिन की जो डेफिशिएंसी है, इसमें 2 C आता है, एक कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन है और एक को चीलोसिस होता है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। ये था जनाब विटामिन बी2। अब नेक्स्ट एक है विटामिन बी3। पढ़े आगे, हाँ पढ़े आगे, ये 20-25 मिनट का है। ओके, अब सुन ले, 2 मिनट बैठे रहे। विटामिन बी3 के बारे में 2-3 पॉइंट सुन ले, जो कल के लिए आसान हो गया। ठीक है, मैं इसकी फिर से थ्योरी लिखूंगा। ठीक है, जो विटामिन बी3 है, इसका दूसरा नाम है नियासिन। क्या है, नियासिन। ये लिखना नहीं है, कल मैं इसके नोट्स बनवाऊंगा। विटामिन बी3 इज आल्सो नोन एज नियासिन। फिर दूसरी बात यह है कि विटामिन बी3 एक ऐसा विटामिन है, ये हम अमाइनो एसिड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, अमाइनो एसिड, जिसको कहते हैं ट्रिप्टोपेन। ट्रिप्टोपेन एक अमाइनो एसिड का नाम है, ये हम फूड में लेते हैं, और वही ट्रिप्टोपेन को बॉडी के अंदर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, विटामिन बी3। क्लियर है? जो विटामिन बी3 है, इसको जब हम बनाते हैं ट्रिप्टोपेन से, तो हमें 2 विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन बी2 एंड विटामिन बी6। जो विटामिन बी6 और बी2 है, इसकी मौजूदगी में हम अमाइनो एसिड से क्या बना सकते हैं, विटामिन बी3। अगर किसी पेशेंट में विटामिन बी2 ना हो, तो उसमें हम क्या नहीं बना सकेंगे, विटामिन बी3। तो विटामिन बी2 डेफिशिएंसी डायरेक्टली अफेक्ट विटामिन बी3, क्योंकि विटामिन बी3 बनाने के लिए विटामिन बी2 का होना ये जरूरी है। क्लियर है? नंबर 2, जो विटामिन बी3 है, ये बहुत सारे काम करती है। एक तो इसमें एक पॉइंट ये है, जो ट्रिप्टोपेन है, ट्रिप्टोपेन ये क्या है, अमाइनो एसिड। इससे तो एक हम क्या बना सकते हैं, विटामिन बी3, और ट्रिप्टोपेन से एक न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं जिसका नाम है सेरोटोनिन। इसका नाम क्या है, सेरोटोनिन। ब्रेन के लिए होता है, जो मूड को प्लेजर या खुशगवार रखता है। मूड को खुशगवार रखना ये किसका काम है, सेरोटोनिन का काम है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि विटामिन बी3 की जब डेफिशिएंसी आती है, तो 3 वजूहात से, या तो हम उसको डाइट में कम ले लें, मीन के ट्रिप्टोपेन को कम ले लें, या हम ये ले लें लेकिन एब्जॉर्ब ना हो जाए, या बॉडी में आ जाए लेकिन किडनी से ज़्यादा एक्सक्रीट हो ना जाए। तो या इसकी डेफिशिएंसी कब आती है, इंटेक कम हो जाए, एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, या एक्सक्रीशन रेट ज़्यादा हो जाए। इन सब कंडीशन में किसकी कमी आ सकती है, विटामिन बी3। मैं सिर्फ एक वर्ड लिखता हूँ, कल पढ़ेंगे, और ये इसलिए लिखता हूँ कि दिस ऑल द टाइम एवरीवेयर इन द एग्जाम, इसकी जब डेफिशिएंसी आती है किस विटामिन की, बी3, इसको पेलेग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलेग्रा। ये चाहे आप लोग फेसबुक पे देखें
मेडिकल क्विज में जाए, पहले करा शुड बी अ क्वेश्चन एंड बाय केम स्पेशल इन विटामिन, जब विटामिन B3 की कमी आ जाए द पेशेंट डिवेलप डायरिया, क्या हो जाता है? डायरिया। दिस पेशेंट आल्सो डिवेलप डर्माटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन इज कॉल्ड डर्माटाइटिस, एंड बाद में इस पेशेंट की जो मेमोरी लॉस होती है दैट इज कॉल्ड डेमेंशिया। तो विटामिन B3 डेफिशिएंसी कैन कॉज 3D प्रॉब्लम, कितने डी? 3D। फर्स्ट डी इज कॉल्ड डायरिया, सेकंड इज कॉल्ड डर्माटाइटिस एंड डेमेंशिया। इन तीन चीजों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? पेलेग्रा कहते हैं। ये ट्राइएड है, लेकिन अगर इसमें हम पेशेंट को मतलब टाइमली ट्रीट ना करें तो बात 4D में भी जा सकती है, डेथ। क्लियर है कि नहीं? तो 3D के बाद क्या है? 4D है, और फिर 4D के बाद 5D नहीं आना। क्लियर है कि नहीं? तो एक्स का मतलब यह है कि 3D फीचर इज कॉल्ड पेलेग्रा। ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि ये बहुत कॉमन भी है और इसकी अकुरेंस भी बहुत ज्यादा कॉमन है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें ये आ जाए कि 3D को तो ये पेलेग्रा कहते हैं, लेकिन अगर इस 3D की वजह से किसी की डेथ हो सकती है तो उसमें लीडिंग कॉज डायरिया होता है। क्या होता है? डायरिया। दीज टू कैन नॉट कॉज डेथ, बट इफ द डेथ इज कॉज दैट इज बाय डायरिया, बिकॉज डायरिया कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये क्या कराती है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन की वजह से these patient may develop hypovolemic shock। ये किस में जा सकते हैं? hypovolemic shock which lead to death of the patient। क्लियर है? तो और एक और कंडीशन होता है, कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं बाई बर्थ, उसमें एक डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड हार्टनफ सिंड्रोम। तो क्या कहते हैं? हार्टनफ सिंड्रोम। इस हार्टनफ सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? उन बच्चों में इंटेस्टाइन में विटामिन B3 की अब्जॉर्प्शन नहीं होती। ऐसा मसला जो बाई बर्थ हो जिसमें विटामिन B3 इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब ना हो जाए और जो किडनी से उससे विटामिन B3 एक्सक्रीट भी हो जाए, तो अगर एब्जॉर्ब होएगा नहीं और जो थोड़ा बहुत है वो किडनी से चलता रहे तो बॉडी के अंदर उसकी लेवल क्या हो जाएगी? कम। ऐसी कंजेनिटल डेफिशिएंसी को हम हार्टनफ सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्टनफ। तो हार्टनफ सिंड्रोम इज अ कंजेनिटल ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन लीडिंग टू डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हिच विटामिन? B3 व्हिच इज नोन एज हार्टनफ सिंड्रोम। क्लियर है? हाँ, ये तीनों मोनोसेकेराइड है। वेरी गुड। मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आपने समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, वही बताने लगा। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू हर ये तीनों मोनोसेकेराइड है। फॉर एग्जांपल गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, और इन तीनों का जो फार्मूला है वो C6H12O6 है, बट तीनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है? फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। एक में अल्डिहाइड है तो दूसरे में कीटोन है। तो जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो तीनों की मेटाबॉलिक पाथवेज भी डिफरेंट होते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस है ये स्पेसिफिकली हम किसके लिए बात करते हैं? ग्लूकोज के लिए करते हैं। फ्रक्टोज गैलेक्टोज की मेटाबॉलिज्म अलग तरीकों से होती है, वो हम अलग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और हाँ जी, नहीं वो रिप्लेस नहीं होता। ठीक है? आइसोमर का मतलब फार्मूला, केमिकल फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे की डिफरेंट है। क्लियर है? तो देखिए ग्लूकोज के साथ एक जो अटैच ग्रुप है फॉस्फेट, तो फ्रक्टोज के साथ 2 है। ये जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन ग्लूकोज को हम फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट, क्योंकि एक दूसरे के आइसोमर है, मतलब ये रिवर्सेबल है। लेकिन अगर एट द एंड पायरुविक एसिड बननी है वो तब बनिए जब उसका इनिशियल प्रोडक्ट क्या हो? ये ग्लूकोज हो। अगर बीच में से हम उसको फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाएंगे, लेकिन जो सेल के अंदर स्टार्ट लेगा वो कौन लेगा? वो ग्लूकोज। अब वजह क्या है? वजह यह है कि सेल के अंदर जो एंजाइम अल्लाह ने रखे हैं उसने इनिशियल काम किस पे करना होगा? ग्लूकोज। वो फ्रक्टोज पे काम नहीं कर सकते। ठीक है? लेकिन जब हम इसको ग्लाइकोलिसिस में डिस्कस करेंगे तो आपका क्वेश्चन मजीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है? लेकिन ये सारे के सारे एक दूसरे के आइसोमर है। ठीक है? आइसोमर का मतलब इसका केमिकल फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है? कल इंशाल्लाह 9:15 पे मिलेंगे। ठीक है? क्लिनिकल वाले 10 मिनट ब्रेक कर यार। क्लिनिकल क्लास 11:30 स्टार्ट करता हूँ। ठीक है? बहुत अलग चीज है। ठीक है?